नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए इसको, क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पावर या भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की पावर किसके पास है? केवल लोकसभा के पास, केवल राज्यसभा के पास, या संसद के किसी भी सदन के पास, या राज्य विधानसभाओं के पास? तो देखो भाई, जो राष्ट्रपति हैं इनको साधारण तरीके से नहीं हटाया जा सकता इनके पद से। तो इनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, इनको पद से हटाने की प्रक्रिया को, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। क्या? प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कहते हैं। अब ये इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने की पावर किसके पास है, ये सवाल पूछ रहा है। तो हम प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रक्रिया है, जिसका नाम है महाभियोग प्रक्रिया, उसको पार्लियामेंट के किसी भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं। मन है तो लोकसभा से कर दो, मन है तो राज्यसभा से कर दो, दोनों में वो प्रोसेस, वो इम्पीचमेंट प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। ठीक है, अब राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट प्रक्रिया यानी कि उनको पद से कब हटाया जा सकता है? जब वो कोई मिसबिहेवियर कर दें, वो कोई मिसबिहेवियर कर दें, मिसबिहेवियर कर दें। ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर दें, या इनकैपेसिटी यानी कि किसी काम को करने में सक्षम न हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अब महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ेगा लिखित में कि हम आपको हटाने की प्रक्रिया 14 दिन बाद स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो जो है, जो प्रस्ताव है महाभियोग प्रक्रिया हटाने का प्रस्ताव, वो 2/3 बहुमत से पास हो जाना चाहिए, 2/3 बहुमत से पास हो जाना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। चलो, फिर है विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया? भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? क्या मतलब है इसका? तो देखो भाई, जैसे हम एग्जांपल लें, लोकसभा में अभी वर्तमान में कितनी सीट है? 543। लोकसभा में अभी वर्तमान में कितनी सीट है? 543। तो ये जो पूरा इंडिया है, 543 पूरे भारत से आएंगे चुनकर, 543 लोग पूरे भारत से चुनकर आएंगे, पूरे भारत से चुनकर आएंगे। अब ये 543 में से हर राज्य को अलग अलग सीट मिली हुई है, यूनियन टेरिटरी को मिली हुई है। अब किस राज्य को सबसे ज्यादा सीट मिलेंगी लोकसभा की, या किस राज्य को सबसे कम सीट मिलेंगी लोकसभा की, ये किस पर निर्भर करता है? तो उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है कि किस राज्य को लोकसभा की कितनी निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा। यानी कि हर निर्वाचन क्षेत्र से, जैसे मान लो 543 में से दिल्ली को कितनी मिली है? दिल्ली से कितने लोग लोकसभा में चुनकर जाते हैं? 7। तो जो दिल्ली है, जैसे ये दिल्ली है, क्या है? ये दिल्ली है। अब दिल्ली में
7 सीटें ऐसे डिवाइड हो जाएंगी, 4 और 5 6, 1 2 3 4 5 6 और यहां 1 कर लो, 7 ऐसे डिवाइड हो गई। तो यहां पे एक सीट जितने एरिया के लिए है, जैसे एक सीट इतने एरिया के लिए है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे निर्वाचन क्षेत्र। इसे क्या बोलेंगे, निर्वाचन क्षेत्र। तो दिल्ली में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, 7। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चुनकर आएगा। सवाल पूछ रहा है कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र को खत्म करना है, किसी निर्वाचन क्षेत्र को खत्म करना है, मतलब 7 सीट है, एक सीट वाले निर्वाचन क्षेत्र को खत्म करना है, तो ये शक्ति किसके पास है। तो इसके लिए डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, परिसीमन आयोग बनाया जाता है, और परिसीमन आयोग के पास ये शक्ति होती है कि वो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र को खत्म कर सकती है, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र को खत्म कर सकती है। यहां पूछा है आपसे व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, यानी कि विनिवेश क्या है, बताइए। यहां बात हो रही है विनिवेश की। विनिवेश क्या है। अब विनिवेश का जस्ट अपोजिट वर्ड होता है निवेश। विनिवेश का जस्ट अपोजिट वर्ड होता है निवेश, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, विनिवेश को कहते हैं इंग्लिश में डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो क्या मीनिंग है इनका। जब सरकार अपनी संपत्ति बढ़ाए, संपत्ति इकट्ठा करे, पैसा लगाए, किसी चीज में पैसा खर्च करे, जैसे सरकार हाईवे बनाने के लिए खर्च कर रही है, तो सरकार की वो संपत्ति हो गई ना, सरकार खर्च कर रही है। लेकिन जब सरकार अपनी संपत्ति का हिस्सा बेच दे, सरकार अपनी संपत्ति को बेच दे, या तो पूरी तरह बेच दे या कुछ हिस्सा बेच दे, तो उसे हम विनिवेश करना कहते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, सेलिंग गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सरकारी कंपनी में सरकार अपना हिस्सा बेच दे। क्या है, जैसे कोई सरकारी कंपनी है, कोई सरकारी कंपनी है, इसका मतलब उस कंपनी का मालिक सरकार है। जैसे मान लो एनटीपीसी, मान लो एनटीपीसी कंपनी है, एनएचपीसी भी कंपनी है, तो ये सरकारी कंपनी है मान लो। तो सरकार इनकी मालिक है। सरकार अगर इनका 50% बेच देती है, 55 या 60% बेच देती है हिस्सा प्राइवेट लोगों को, तो हम कहेंगे कि सरकार ने एनटीपीसी का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। कितना डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, 60% का, ठीक है, याद रहेगा। तो सेलिंग गवर्नमेंट स्टैक इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सरकारी कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच दे किसी को, तो बदले में पैसा आ जाएगा। तो हिस्सा बेचना यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट करना। एफडीआई का पूरा नाम क्या होता है, तो एफडीआई का पूरा नाम होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का पूरा नाम क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। क्या है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, एफडीआई का मतलब। अब ये होता क्या है, ये होता क्या है, एफडीआई होता क्या है। तो एफडीआई विदेशों से जो इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट भारत आता है, उसे ही कहते हैं एफडीआई। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है,
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है। अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इंडिया में और ज़्यादा शाखाएं खोलना चाहती है, कहाँ, भारत में शाखा खोलना चाहती है अपनी कंपनी की, तो भारत में पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, सैलरी देनी पड़ेगी। तो कितना पैसा इंडिया में आके वो खर्च कर रही है, तो उसे ही एफडीआई कहेंगे, उसे ही एफडीआई कहेंगे, याद रहेगा, उसे ही एफडीआई कहेंगे। यहां एक और चीज देख लो, सिंपल अगर वर्ड देखें हम तो वो है विदेशी निवेश। सिंपल वर्ड ये है विदेशी निवेश, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये बहुत जरूरी है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक आप पढ़ रहे हैं। ये पहला होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है एफपीआई। ये दो प्रकार के फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं जो हमारे देश में आते हैं। एफडीआई जो कि फिजिकल इन्वेस्टमेंट होता है, विदेश से कोई पैसा इंडिया में आ रहा है, खर्च हो रहा है, तो वो दिखाई देगा आपको। भाई सामने वाला व्यक्ति बिल्डिंग खरीद रहा है, जमीन खरीद रहा है, ट्रक खरीद रहा है, एम्प्लॉय रख रहा है, सैलरी दे रहा है, तो वो फिजिकल है, भौतिक है, दिखाई दे रहा है, तो वो एफडीआई में आ जाएगा। एफपीआई में क्या होगा? जब फिजिकली पैसा खर्च ना किया जाए, भारत की शेयर मार्केट में पैसा लगाएं विदेश वाले, यानी कि शेयर खरीदें वो, और फिर बेचकर प्रॉफिट कमाकर निकल जाए। तो ये फिजिकली इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुआ, वी कैन नॉट सी दिस इन्वेस्टमेंट, तो इसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एफपीआई, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पी का मतलब है पोर्टफोलियो, तो याद रहेगा। चलो आगे, तो यहां देख लो, ये ठीक है, हो गया। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन क्या है? तो इन्फ्लेशन का हिंदी मीनिंग होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को ही क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इंक्रीज इन प्राइस। जब कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है तो हम उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। नॉर्मल भाषा में इन्फ्लेशन को आप महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन को आप महंगाई से इंडिकेट करते हैं। तो महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाएं तो उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है। अब इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो दो टाइप से मेजर किया जाता है, एक WPI और एक CPI पर आधारित। WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और CPI का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी कि ये तो हो गया क्या? थोक विक्रेता जहां पर सामान सस्ता मिलता है ना। और ये हो गए खुदरा विक्रेता, यानी कि रिटेल। ये होलसेल, ये रिटेल। तो होलसेल की दुकान पे अगर आप कोई सामान लेने जाएंगे तो वो सस्ता मिलता है, लेकिन वहां ज्यादा मात्रा में सामान लेना पड़ेगा आपको, क्वांटिटी में। और वहीं मोहल्ले की दुकान पे जाएंगे आप सामान लेने तो वो महंगा देगा आपको।
तो महंगाई जब WPI को ध्यान में रख के काउंट की जाती है, उसे WPI के हिसाब से और CPI के हिसाब से भी काउंट की जाती है। तो महंगाई किस में ज्यादा होगी, WPI वाले में या CPI वाले में? तो CPI वाले में महंगाई ज्यादा दिखेगी, क्योंकि यहां सामान महंगा होता है। ठीक है, याद रहेगा। फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग क्या है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब है राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है? जब सरकार के राजस्व की तुलना में खर्चे ज्यादा हों, खर्चे ज्यादा हो जाएं, यानी कि आमदनी 98, खर्चा रुपया। आमदनी तो 50 पैसे है इनकम, खर्चे हैं 1 रुपए के, तो घाटे में ही तो जाएंगे। तो उसे बोलेंगे राजकोषीय घाटा, सरकार का राजकोषीय घाटा। और ये 1 साल का काउंट होता है ना, 1 साल का काउंट करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, यानी कि राजस्व तो कम प्राप्त हो रहा है लेकिन खर्चे उसकी तुलना में बहुत ज्यादा हैं। क्या किया जाए, महंगाई इतनी है, ऐसे बोलोगे? नहीं, ठीक है। 16वें का आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चले हम। इन विच स्टेट द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया लोकेटेड? सब भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? बताओ। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? तो ये सबको पता होगा, उड़ीसा में है ना? किस में है? उड़ीसा में है सबसे बड़ी खारे पानी की झील। आपके लिए सवाल ये है, आपके लिए सवाल ये है, झील का नाम बताना है आपको, झील का नाम बताना है। क्या चिल्का झील है? कोई नहीं, फिर आप बता ही दो। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में है और इस झील का नाम क्या है वो आपको बताना है अभी कमेंट करके, ठीक है। विच इंडियन लेक इज नॉन फॉर इट्स फ्लोटिंग आइलैंड? भारत की कौन सी झील तैरते हुए द्वीपों के लिए जानी जाती है? भारत की कौन सी झील तैरते हुए द्वीपों के लिए जानी जाती है? 18वां प्रश्न। भारत की कौन सी झील तैरते हुए पानी के द्वीप तैरते हुए द्वीपों के लिए जानी जाती है? बता दो भाई, जल्दी से बता दो। तो लोकटक झील, चिल्का झील, बुलर झील, सांभर झील, यानी कि झील के पास जो तैरते हुए द्वीप हैं, तो ये क्या है? लोकटक झील है, ठीक है। लोकटक झील है और ये कहां पर है? ये यहां पे है मणिपुर में, मणिपुर में है तैरती हुई झील, मणिपुर में है। अब आपके लिए सवाल, तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क किस राज्य में है? तैरता हुआ नेशनल पार्क किस राज्य में है, ये बताना है आपको, ठीक है। पुरंदर की जो टिटी है, पुरंदर की जो संधि 1665 में दो ऐतिहासिक व्यक्तियों के बीच साइन की गई थी, इसका मुख्य परिणाम क्या था? तो ये जो ट्रिटी ऑफ पुरंदर है जो 1665 में दो व्यक्तियों के बीच में साइन की गई थी, वो दो व्यक्ति कौन है? 19वां प्रश्न, बता दो जल्दी से। बताइए।
तो जो पुरंदर की संधि है वो आपकी शिवाजी और जयसिंह फर्स्ट, शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच में 1665 में साइन की गई थी। अब यहां पे क्या हुआ था, ये शिवाजी ने 23 फोर्ट दे दिए थे। शिवाजी ने 23 फोर्ट जो है मुगल को दे दिए थे, क्योंकि मुगल की तरफ से जयसिंह लड़ा था, जयसिंह ने साइन किए थे। तो 23 फोर्ट किसको दे दिए थे, मुगल को दे दिए थे 23 फोर्ट। ठीक है, तो जो पुरंदर की संधि है 1665 में शिवाजी और जयसिंह प्रथम के मध्य में हुई थी, ये ध्यान रखना है आपको। Who was the first Gupta ruler to assume the title of महाराजा धीराज? गुप्ता वंश का वो कौन सा शासक था जिसे एक उपाधि से सम्मानित उपाधि मिली, उसे उपाधि का नाम है महाराजा धीराज। गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे जिन्हें महाराजा धीराज की उपाधि मिली है? श्रीगुप्ता, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। बता दो भाई, 20वें का आंसर बताओ। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। तो ध्यान रखना, ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम को ही महाराजा धीराज की उपाधि मिली हुई है। महाराजा धीराज की उपाधि मिली हुई है। किसको मिली है? चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज, यानी कि राजाओं का भी राजा, किंग्स ऑफ किंग। क्या कहेंगे? किंग्स ऑफ किंग, राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स। तो ये आपको याद रखनी है, राजाओं का राजा यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे महाराजा धीराज की उपाधि मिली है, जिसे महाराजा धीराज की उपाधि मिली है। ठीक है, चलिए यहां ब्रीफ में देखिए, यहां देखिए ब्रीफ में इतिहास का वर्गीकरण मैं आपको बता देता हूं। इतिहास का वर्गीकरण, इतिहास का वर्गीकरण क्या? तो पहली कैटेगरी है प्री हिस्ट्री, पहली कैटेगरी प्री हिस्ट्री, और दूसरी कैटेगरी है प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरी कैटेगरी है हिस्ट्री। ठीक है, तो इसे बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, और इसे बोलेंगे आदैतिहासिक काल, आदैतिहासिक काल, और इसे बोलेंगे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ये वर्गीकरण है। खास बात क्या है, किस आधार पर वर्गीकरण किया इस प्रकार से? तो देखो, प्री हिस्ट्री के जो समय है यहां पे कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्रोटो हिस्ट्री में लिखित साक्ष्य हैं, लिखित साक्ष्य रिटन एविडेंस अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट, लिपि उनकी ऐसी है कि हम समझ नहीं सकते। और ऐतिहासिक काल, इसमें साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और हम समझ भी सकते हैं। साक्ष्य
हैं और हमें समझ भी आते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब हिस्टोरिकल में आ जाएगा आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो ये आपका ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। प्रोटो हिस्ट्री में आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, प्री हिस्ट्री में आ जाएगा क्या, प्री हिस्ट्री में क्या आएगा, तो प्री हिस्ट्री में आ जाएगा, यहां देखो, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम स्टोन एज बोलते हैं, इसी को हम स्टोन एज बोलते हैं। पुरापाषाण काल में व्यक्ति प्रिमिटिव था, यानी कि कुछ नहीं आता था उसको, लेकिन आग की खोज हो गई थी, आग की खोज हो गई थी। ठीक है, मध्यपाषाण काल एनिमल्स को पालना शुरू कर लिया था, जानवर पालना, और नवपाषाण काल यहां पे कृषि होने लगी थी, कृषि होने लगी थी। ठीक है, क्लियर, तो ये याद रखिए, ये क्विकली मैंने आपको चीजें बता दी, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो, तो ये हमने डिस्कस किए आज के प्रश्न। फिर मिलेंगे कल की क्लास में, रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट है बता सकते हैं आप। ठीक है, क्लास पसंद आए तो क्लास के बारे में फीडबैक जरूर शेयर करें आप कमेंट करके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।